गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूँ। भूगोल में हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है जनसंख्या संगठन। प्यारे बच्चों, तीसरे अध्याय को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया था तथा तीसरे अध्याय में लघु प्रश्न उत्तर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को तीसरे अध्याय का दीर्घ प्रश्न उत्तर कराने के लिए आया हूं। ठीक है, आज मैं सर्वप्रथम दीर्घ प्रश्न उत्तर को काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस दिया जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर में MVVI तथा VVI प्रश्नों को बताए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वालों छात्रों के लिए है। वैसे छात्र के लिए जो छात्र कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2023 में देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर पे। हमारा जो पहला दीर्घ प्रश्न है, ठीक है, पहला दीर्घ प्रश्न है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करें। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय संगठन का वर्णन करें, अर्थात ग्रामीण संरचना को देखेंगे और नगरीय संरचना को हम लोग देखेंगे। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को ग्रामीण संरचना के बारे में बताया था और नगरीय संरचना के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको कहा था कि पूरे भारत में अभी तक 72% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, जबकि 28% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ग्रामीण लोग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, लकड़ी काटना अर्थात कृषि पर आधारित कार्य होते हैं, जबकि नगर के लोगों में व्यापार, कल कारखानाएं, ठीक है, सेवाएं, इस प्रकार का आपको दिखने को आपको मिलता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे उत्तर, कुछ इस प्रकार से देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिवास के आधार पर, अधिवास यानी कि जहां लोग एक जगह रहते हैं ना, तो इसी को अधिवास कहते हैं। ठीक है, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि अधिवास क्या है, तो लोगों का रहना ही अधिवास कहलाता है, आम भाषा में समझिए। तो अधिवास के आधार पर किसी देश की जनसंख्या को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात देश में अधिवासित लोग जहां रहते हैं उसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो नगरीय क्षेत्र, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। तो एक नगरीय तथा ग्रामीण 2 भाग आपका हो गए, एक ग्रामीण और दूसरा नगरीय। ठीक है, जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्राम तथा नगर, ग्राम मतलब गांव, ठीक है, ग्राम तथा नगर में जीवन यापन के तरीके एवं सामाजिक पर्यावरण में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आवश्यक हो जाता है विभाजन, क्योंकि जो नगरीय क्षेत्र होता है और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनमें देखिएगा कि जीवन यापन का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। गांव के ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, जबकि नगर के ज़्यादातर लोग आपको व्यापारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सेवा क्षेत्र में जुड़े होते हैं। ठीक है, शहरी जो जीवन होता है उसका रहन सहन का दशा काफ़ी अच्छी होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के जो रहन सहन का जो दशा होता है वो निम्न होता है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो ग्रामों में निवास करती है, अर्थात ग्रामीण जनसंख्या हम उसे कहेंगे जो प्यारे बच्चों आपको गांवों में क्या करती है, गांवों में निवास करती है। ठीक है, और उनका प्रमुख व्यवसाय प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था, जैसे खेती करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारा का सारा प्राथमिक क्रिया के ही तो अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है वह आपको प्राथमिक क्रियाएं हैं।
तथा नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और जो नगरीय जो जनसंख्या होता है वो नगरों में निवास करते हैं, जिनका रहन सहन की दशाएं काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। और उनका वो जो व्यवसाय होता है, ठीक है, वो गैर प्राथमिक व्यवसाय होता है। गैर यानी कि गैर हो गया तो यानी कृषि नहीं होगा, ठीक है, पशुपालन नहीं होगा, मत्स्य पालन नहीं होगा। तो ये सभी ना होकर के उनका जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है, व्यापार होता है, उद्योग धंधे में लगे होते हैं, ठीक है, सेवा के क्षेत्र में आपको लगे होते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके आपको फिर से लिखना है, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या भिन्न है, यानी दोनों क्या, दोनों आपको अलग अलग है। विश्व में किसी बस्ती को नगरीय या ग्रामीण घोषित करने के आधार भिन्न है। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर की क्लास में कहा था कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं सभी देशों में आपका नगर का परिभाषा अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है क्योंकि सभी देशों का जो जनसंख्या है वो भिन्न है, इसलिए सभी देश में नगर का परिभाषा अलग है। मैंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका में जिस क्षेत्र की जनसंख्या 2500 हो जाए, ठीक है, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 2500 हो जाए तो उन क्षेत्र को आपको शहर में घोषित कर दिया जाता है। जबकि भारत की यदि हम बात करें तो 5000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम लोग गांव में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अंतर है कि नहीं, अंतर है, बहुत अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले बस्ती को नगर की संख्या दी जाती है, यानी कि उसे नगर में बदल दिया जाता है, ठीक है। जिस किसी क्षेत्र में 2500 से ज़्यादा जनसंख्या है अमेरिका में तो उसे नगर में बदल दिया जाता है। भारत में वह सभी अधिवास यानी भारत में वे सभी क्षेत्र जहां लोग रहते हैं, अधिवास मतलब जहां लोग रहते हैं, जो नगरीय विशेषताओं से विहीन है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है तो प्यारे बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। यहाँ सामान्यतः 5000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती ग्रामीण क्षेत्र कहलाती है। यानी भारत में जिस क्षेत्र में आपको 5000 से कम लोग रहते हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आपको रखा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका दीर्घ का पहला प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, विश्व के विभिन्न भागों में यानी दुनिया भर में जितना भी जो क्षेत्र है, ठीक है, तो विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारणों तथा व्यवसायिक संरचना की विवेचना कीजिए, ठीक है, व्यवसायिक संरचना की विवेचना करिए। मैंने आयु लिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। मैंने ये भी बताया था कि आयु जो लिंग होता है वो किस लिए आपको आवश्यक होता है, ठीक है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, विश्व में विभिन्न भागों में आयु लिखा गया, आयु होगा, आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। पहला जो कारक है वह कारक है जन्म दर तथा मृत्यु दर। क्या तो प्यारे बच्चों, जन्म दर तथा मृत्यु दर। मैंने जन्म दर और मृत्यु दर पिछले अध्याय में भी काफी अच्छे तरीके से आप सभी को मैंने समझा दिया था, ठीक है। तो जन्म दर और मृत्यु दर को कुछ इस प्रकार से हम लोग डील करेंगे। विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन हो जाता है। जो लिंग अनुपात होता है प्यारे बच्चों उसमें असंतुलन हो जाता है। पुरुष स्त्री जन्म से अधिक होता है। जो पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। जैसे ही अधिक आपको होगा तो क्या पड़ जाएगा, तो आपको असंतुलन आपको हो जाएगा। तो पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। समाज में स्त्रियों की स्थान गौण समझा जाता है। क्या समझा जाता है, गौण। ये गौण कहाँ समझा जाता है, तो खास करके भारत जैसे देश में देखिएगा तो पहले के समय में स्त्रियों का स्थिति काफ़ी गौण आपको रखा जाता यानी समझा जाता था। जैसे गांव में आप लोग देखिएगा, गांव का लोग कहेगा ये लड़की है, पढ़ लिख करके क्या करेगी, शादी ब्याह होगा, घर गृहस्थी देखेगी और रोटी सब्जी तो ही बनाना है, पढ़ लिख करके क्या करेगी। काफ़ी जो स्थिति है वो आपको गौण समझा जाता है। उतना महत्व नहीं दिया जाता है कि जितना महत्व आपको लड़का को आपको दिया जाता है। क्योंकि समाज का कहना होता है, क्या होता है कि जो बेटा जो होता है, जो लड़का होता है वो बुढ़ापे का सहारा होता है। जबकि लड़की बेचारी क्या है, तो लड़की बेचारी पढ़ाई धन है, एक ना एक दिन तो जाना है, इसलिए लड़की का जो स्थिति काफ़ी गौण हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है प्रवास। तो प्रवास कुछ इस प्रकार से आपको डील करना है। प्रवास भी आयु लिंग अनुपात को प्रभावित करती है, ठीक
ठीक है, यानी आयु लिंग को क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी असंतुलन का काम में काफी ज्यादा योगदान आपको कर देता है प्रवास। ठीक है, प्रवास के कारण उद्भव क्षेत्र, जहां से लोग जाते हैं, उद्भव क्षेत्र उत्प्रवास से गंतव्य क्षेत्र अप्रवास होता है। दोनों की स्थानों में लिंगानुपात और असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण प्रवास के भी कारण मैंने आपको बताया था, प्रवास के दो कारक होते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, जिस कारण जो है जो आयु लिंग में होता है अर्थात लिंगानुपात में काफी ज्यादा क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों असंतुलन आपको हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो तीसरा जो पॉइंट है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन। ठीक है, प्रायः ग्राम से लोग यानी गांवों से लोग सुविधा तथा रोजगार के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं। क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों नगरों में जाकर के बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात में अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है, लिंगानुपात में अंतर। मैंने बताया था कि लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से बताया था, लिंगानुपात निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका। मैंने आपको लैटिन अमेरिका का मतलब भी बताया था कि दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के बीच वाला भाग लैटिन अमेरिका आपको हो गया। ठीक है, तो अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका की अधिकांश देशों में जन्म दर अधिक है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जन्म दर अधिक है। वहाँ निम्न आयु वर्ग के लोग की संख्या भी अधिक है। अल्प जीवन प्रत्याशा वाले देशों में वृद्धि की जनसंख्या कम होती है, जबकि कम जन्म दर और लंबी जीवन प्रत्याशा वाले देशों में बच्चों की संख्या कम और वृद्धि की संख्या अधिक होती है। खास करके देखिएगा कि अफ्रीका जैसे देशों में, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश में, लैटिन अमेरिका महादेश में जैसे कौन कौन देश आता है, जैसे आपका पनामा हो गया, पनामा जो देश है आपको लैटिन अमेरिका में आता है। ठीक है, यहाँ जन्म दर काफ़ी अधिक देखने को आपको मिलेगा, जिस कारण जो देखिएगा कि आपको लिंगानुपात में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको होने पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एक सर्वे के अनुसार खाड़ी के देशों में, खाड़ी के देश कौन, जैसे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ठीक है, सऊदी अरब, ये सब खाड़ी के देश आपको कहलाते हैं, गल्फ कंट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक सर्वे के अनुसार खाड़ी के देशों में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि उन देशों में रोजगार के लिए प्रायः पुरुष ही अधिक निवास करते हैं। अब जैसे देखिएगा सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, भारत से ज़्यादातर लोग पुरुष ही जाते हैं। क्या जाते हैं, पुरुष ही जाते हैं रोजगार के लिए, यानी दुबई कमाने के लिए। आप लोग सुने होंगे कि दुबई कमाने के लिए बहुत जाता है। अब इतना लड़का, ज़्यादातर कौन जाता, लड़का ही जाता, लड़की के भी देखे नहीं के बराबर। तो जिस कारण जो होता है वह आपको लिंग आयु में काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर पड़ जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। आपका तीसरा प्रश्न है, विकासशील देशों में महानगरों की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें या व्याख्या करें। तो प्यारे बच्चों विकासशील देश काफ़ी मैं आपको बता चुका हूँ कि विकासशील देश किसे कहते हैं। 3 प्रकार का देश होता है, एक विकसित देश, दूसरा विकासशील देश, तीसरा गरीब देश। गरीब देश हो गया जैसे जिम्बाब्वे, विकासशील देश हो गया जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ये विकासशील देश अर्थात विकास कर ही रहा। विकसित देश जो कि विकसित हो चुका जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी विकसित देश आपको कहलाते हैं। विकासशील देश, तो भारत क्या है, भारत आपका विकासशील देश है। तो भारत देश में जितना भी महानगर है जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, तो ये सभी क्या है, तो प्यारे बच्चों महानगर है। और मैंने आपको महानगर का परिभाषा भी बताया था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को हम लोग महानगर बोलते हैं। तो महानगर में खास करके 3 समस्या कौन कौन देखने को मिलता है उसके बारे में पूरा व्याख्या कर देना, यानी वर्णन कर देना है। ठीक है ना, तो उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। विकासशील देशों में महानगरों की 3 प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला बेरोजगारी, पहला क्या होता है प्यारे बच्चों, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी को डैश देकर के लिखेंगे। बड़े नगरों में ग्रामीण जनसंख्या का ये प्रवास होता है। क्या होता है, प्रवास, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि वे बड़े शहर में रहें। मैंने आपको बताया था कि सभी लोग चाहते हैं, तो बड़े नगर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि शिक्षा के कारण बड़े नगर जाते हैं, चिकित्सा के कारण, ठीक है, उसके बाद रोजगार के अवसर के कारण लोग बड़े नगर में आपको जाते हैं। ठीक है, ये लोग रोजगार की तलाश में नगरों में प्रवास करते हैं। ठीक है, इनमें अनपढ़ तथा अकुशल होते हैं। ज़्यादातर देखिएगा जो गांव में जो अनपढ़ होंगे, ठीक है,
पूंजी नहीं होगा दुकान खोलने के लिए, तो वो अपना आजीविका चलाने के लिए यानी अपना जीवन यापन करने के लिए वो दिल्ली पंजाब मजदूरी करने के लिए जाता। अपने गांव में अक्सर देखा होगा, ये लोग खास करके अनपढ़ होते हैं, अकुशल होते हैं, ठीक है। इन्हें नगरों में उचित रोजगार नहीं मिलता है। नगर ये लोग तो चले तो जाते हैं लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल पाता है क्योंकि ये लोग अनपढ़ आपको रहते हैं, अकुशल होते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। क्या होता है, तो जिसके कारण जो नगर में जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपको बेरोजगारी का समस्या काफ़ी बड़े स्तर पर आपको बढ़ जाती है। नेक्स्ट है परिवहन की समस्या, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, सब लोग बड़ा नगर में जाना चाहेगा तो सब लोग, जनसंख्या बढ़ेगा तो यातायात तो सब प्रयोग करेगा, जैसे बस हो गया, टेम्पू हो गया, तो जिसके कारण परिवहन में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जाम की समस्या ज़्यादा लगा रहेगा। इसलिए देखिएगा कि बड़ा बड़ा शहर में फ्लाई ओवर ब्रिज आपको बना रहता है ताकि जाम की समस्या ना हो, ठीक है। तो परिवहन की समस्या कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। नगर के विकास के साथ साथ परिवहन में भी वृद्धि होती है। अधिकांश लोग आवागमन के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रेन, बस, टेम्पो। इस प्रकार आवागमन के साधनों में कमी हो जाती है, ठीक है। जो भी एक प्रकार के आपको समस्या के रूप में कमी हो जाती है, तो जिससे क्या होगा, भीड़ भाड़ एकदम ठुसमा ठुस करके टेम्पो में चलाएगा, बस में चलाएगा, ट्रेन में देखेगा, लोकल ट्रेन में ठुसमा ठुस करके आपको रहेगा। देखे है कि नहीं देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रदूषण। अब जैसे ही बड़े नगर में यातायात के साधन बढ़ेंगे तो जितने भी जो ज़्यादातर जो गाड़ी जो होता है वो आपका पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, जिस कारण वायु प्रदूषित आपको हो जाती है। बड़े बड़े नगर में कारखाने होते हैं जिनसे जो जल होता है काफ़ी गंदा जल निकलता है, निष्कासन। तो गंदा जल आपको कहाँ, नदी में गिरता है तो नदी प्रदूषित हो जाती है। जैसे दिल्ली का यमुना नदी काफ़ी गंदा हो गया है कि नहीं, जिसके कारण जो प्रदूषण एक बड़े पैमाने पर आपको होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। नगरों के अनियमित विकास से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। नगरों में वायु, जल तथा भूमि का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। क्या होता है तो प्यारे बच्चों, एक बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आपका है मलिन बस्तियों की वृद्धि। मलिन मतलब क्या होता है कि जब लोग बड़े शहर तो चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा रुपए कमाने के, यानी ज़्यादा रुपए जब कमा नहीं पाता है तो रहने के लिए वो घर खोजते हैं। तो उनको लगता है कि रेंट बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए वो रेंट पर ना रह करके वो लोग क्या करते हैं, सरकारी भूमि पर तंबू गाड़ करके रहते हैं। तो वही तंबू गाड़ के रहना धीरे धीरे एक बस्ती बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मलिन बस्ती। तो नगरों में अनियमित तथा अनियोजित बस्तियां बन जाती है जो धीरे धीरे मलिन बस्तियों में बदल जाती है। अब देखिए मलिन बस्ती कुछ इस प्रकार से आप लोग समझिए कि मान के चलिए जैसे ये हो गए हम, ठीक है, हम है अनपढ़ गवार, तो हम जो है दिल्ली गए कमाने के लिए। अब दिल्ली में हमको कहा कि देखो तुम हो अनपढ़ गवार, तुमको बहुत करेंगे तो हम 8,000 का महीना देंगे, ठीक है। अब 8,000 हमको दे रहा है, ठीक है, 8,000 से ज़्यादा कोई थोड़ी देगा, आप ही बताइए, नहीं देगा। तो मेरा शादी वादी हो गया है, 10 मेरा बेटा बेटी है। अब उस बेटा बेटी का पालन पोषण के लिए इस 8,000 में से मैं 5,000 घर भेज दिया। कितना? 5,000 घर। अब बच्चा मेरे पास 3,000, तो 3,000 में से मैं महीना में 2,000 का मैं क्या करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ। 1,000 का गुटखा उटका मैं खा लेता हूँ, मान के चलिए जैसा मजदूर जो करते हैं। इनके पास क्या बचा, रेंट देने के लिए कोई 1 रुपया बचा? कमेंट करके बताइए, बचा? नहीं बचा। तो ये कहाँ रहेगा? तो यह आपको जैसे स्टेशन के बगल में हो गया या ऐसा सरकारी जगह पे जहाँ ये क्या करेगा, तंबू लगा देगा, पन्नी उन्नी टांग देगा और इसी में यहाँ पर वो रहेगा। अब इसको देखा देखौसी में जितना भी इसी प्रकार का जो लड़का होगा, मेरे प्रकार का, वो आकर के बसते जाएगा, जिसके कारण एक बस्तीय बन जाएगा। अब जब सरकार कहेगा तुम हटो, ये लोग कहेगा नहीं हम तो नहीं हटेंगे, अब मेरे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, मैं फिर भी नहीं हटूंगा। तो जिस कारण काफ़ी ज़्यादा इसको हटाना एक बड़ा समस्या बन जाता है। इसी को बोलते हैं मलिन बस्ती, जो कि मुंबई में एक बहुत बड़ा मलिन बस्ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो चौथा दीर्घ आपका प्रश्न है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? इसका उत्तर आप लोग लघु में देख लीजिएगा। लघु में मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा भी दिया और आपको समझा भी दिया, दोनों अलग अलग करके। दीर्घ में दोनों को सटा करके आपको पूछता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका भूगोल में दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। आपका वस्तुनिष्ठ पहला प्रश्न है, लिंग अनुपात का संबंध होता है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। मैंने आपको बताया था कि पुरुष और स्त्रियों के बीच
लिंग अनुपात एक संतुलन का काम करता है। क्या काम करता है? संतुलन। लिंग अनुपात ही बताता है कि कितने, ठीक है, कितने पुरुष पर कितना महिला है। यदि 1000 पुरुष पे 800 महिला है तो निश्चित ही 2000 लड़का कुंवारा रहेगा, है कि नहीं? तो यह 1000 में क्या होता है? तो ब्याह होता है, ठीक है, जो स्त्री और पुरुष में एक संतुलन का काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। दूसरा आपका पॉइंट है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो आकार बिंदु के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, यानी प्रतिवर्ष 6 करोड़ वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी विश्व भर में जो नगरीय जो जनसंख्या है वो एक साल में पूरी दुनिया में 6 करोड़ के दर से वृद्धि हो रहा है, ठीक है। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को हम लोग प्रौढ़ आयु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है तो 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता से संकेत करता है, हो जाएगा बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को यह संकेत करती है। नेक्स्ट है, किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटविया का सबसे ज्यादा आपको सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, 100% सारी जनसंख्या वाला देश है वह है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में कृषि नहीं होता है, ठीक है, सभी का सभी लोग आपको व्यापारी ही आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ 100% लोग शहर में ही आपको रहता है। एक्चुअली में सिंगापुर एक पहले शहर हुआ करता था, यह मलेशिया से आपको अलग हो गया, ठीक है, अलग होकर के एक देश से बन गया। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है 990, यह आपका औसत है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका तीसरा अध्याय आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको चौथा अध्याय को प्रारंभ कर देंगे, लेकिन चौथे अध्याय को प्रारंभ करने से पहले नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट का क्लास होगा। जो भी डाउट होगा अपने कॉपी में लिख करके आप लोग रखिएगा, मैं लाइव आऊँगा और आपके डाउट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफ़ी छोटा क्लास आपका है, चूँकि अब तो मैं नेक्स्ट अध्याय तो ये प्रारंभ करूँगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मैं आपको नेक्स्ट अध्याय को मैं प्रारंभ करूंगा और एक ही क्लास में पूरा सभी पॉइंटों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 70 150 45 52। धन्यवाद।